हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में फिर से स्वागत करता हूं। हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे शोध प्रबंध, ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोग को हम पढ़ा चुके थे, आप लोग को 2 लेसन हम आप लोग को पढ़ा चुके थे। ये आप लोग का तीसरा लेसन है पीजी सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एक बात आप लोग को बता दें प्रिय स्टूडेंट की ना इसका ये वर्मा गैस पेपर आएगा, ना इसका कहीं से बुक मिल पाएगा, ठीक है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए आप लोग वर्मा गैस पेपर पर डिपेंड नहीं रहे, इसमें कोई गैस पेपर नहीं आएगा, आप लोग को खुद से मेहनत करना होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को काफ़ी सरल शब्दों में लिखकर बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग को किसी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जो आप लोग बीए में वर्मा गैस पेपर लेके पढ़ते थे और पास हो जाते, ये ऐसा नहीं, ठीक है। पीजी में ना आपको गैस पेपर मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ठीक है। आप लोग को खुद से मेहनत करना होगा, बनाना होगा। हम नहीं चाहते कि आप लोग के साथ किसी प्रकार का दिक्कत हो। इसी को लेकर हम आप लोग को काफ़ी सरल शब्दों में लिख कर बताने का प्रयास किया, और जो जो इम्पोर्टेंट है जिससे आपका पेपर से, ठीक है, हम काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे शोध प्रबंध, ठीक है। शोध प्रबंध को काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को सबसे पहले बताने का प्रयास करते हैं। तो शोध प्रबंध किससे कहते हैं? वाद दस्तावेज। मान लीजिए कोई भी दस्तावेज है जो विद्यार्थी जो कोई भी दस्तावेज है, मान लीजिए कि ये आपका एक दस्तावेज है, ठीक है, दस्तावेज है, मान लीजिए ये आपका दस्तावेज है, ठीक है। तो कोई भी शोधार्थी, कोई भी जो शोध करता हो, शोधार्थी हो, उसके द्वारा जब शोध को किया जाता है तो विधिवत रूप से, क्या, जब शोध किया जाता है तो विधिवत रूप से, अगर मान लीजिए आप है, ठीक है, तो आपका कोई भी दस्तावेज है, जब कोई भी दस्तावेज है तो जब उस दस्तावेज पे विधिवत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, नियम अनुसार उसे प्रस्तुत किया जाता है, तब हम उसे काम को सही मानते हैं। इस तरह यहाँ बताया गया है, जब वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है तो शोध प्रबंध कहलाता है, ठीक है। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यवसाय सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। कहने का मतलब है, जब आप कोई काम करते हैं, उस काम को विधिवत रूप से प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करने के बाद मान लीजिए कि आप आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आपको विधिवत रूप से वहाँ प्रस्तुत करना होता है कि हम इस कार्य को ये पैराग्राफ में इसमें लिख रहे हैं, प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद प्रस्तुत करने के बाद शोधार्थी द्वारा जो प्रस्तुत कर दिया जाता है, अब लास्ट रहता है, सारा पास कर लेते हैं एग्जाम, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसी को ही शोध प्रबंध कहते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है। शोध प्रबंध, ठीक है, शोध प्रबंध वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है। क्या? वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत रूप से प्रस्तुत करता है, नियम अनुसार प्रस्तुत करता है, तो शोध प्रबंध कहलाता है। क्या? शोध प्रबंध कहलाता है। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यवसायिक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है, और इसके आधार पर उसको कोई व्यवसायी सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है, डिग्री प्रदान की जाती है। यह विश्वविद्यालय से शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। और क्या कि आप मान लीजिए पास कर गए, आप बीए पास कर गए, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं, मतलब आपको आदमी कैसे मानेगा कि आप बीए पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, उसके लिए आपको उपाधि सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है कि आपको ये पूरा सेमेस्टर का ब्यौरा दिया होता है कि आपको इस सेमेस्टर में इतना मार्क्स है, इतना आपको सर्टिफिकेट प्रदान किए थे। वही बात को यहाँ दर्शाया गया है। इसके इसके एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और ठीक है, इसे एक ग्रंथ के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। और सरल भाषा में कहे तो, अगर सरल भाषा में कहे तो एमए अथवा पीएचडी डिग्री के लिए किसी स्वीकृत विषय पर तैयार किया गया किताब, जिसमें से अगर किसी भी विषय पर तैयार किया गया किताब जिसमें तथ्य संग्रहित करते हैं तथा उसके आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, ठीक है। किसी भी विषय पर जब किताब है उसको संग्रहित करते हैं, उसके आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। यह आलोचनात्मक तो होता है, और ये तो आलोचनात्मक होता है, इसकी आलोचना तो होती है, किंतु उससे
थोड़ा भिन्न भी होता है और उससे थोड़ा भिन्न भी होता है। और डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में, ठीक है, अगर डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों के सहारे कहे तो एक अच्छा शोध प्रबंध एक अच्छी आलोचना भी होती है। आपको अगर लिखिएगा ना तो डॉक्टर नागेंद्र पेन से लिखिएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। और ये लिखिएगा, डॉक्टर नागेंद्र का कहना है कि जो डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों के सहारे कहे तो एक अच्छा शोध प्रबंध एक अच्छी आलोचना भी होता है। क्या? एक अच्छी आलोचना भी होता है। ये आप लोग को लिखना आती है, आवश्यक है, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। इसके बाद लिखे मनुष्य की आंतरिक जिज्ञासा सदा से ही अनुसंधान का कार्य, ठीक है। जो मनुष्य की जो जिज्ञासा होती है, आंतरिक जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा सदा से ही अनुसंधान का कारण बनती रही है, ठीक है। अनुसंधान का कारण बनती रही है। अनुसंधान, खोज, अन्वेषण एवं शोध पर्यायवाची है। क्या? अनुसंधान, खोज, अन्वेषण, शोध पर्यायवाची, ठीक। क्या क्या शोध की पर्यायवाची है? शोध में शोधार्थी के सामने तथ्य मौजूद होते हैं और शोध होता है उस समय जो शोधकर्ता होते हैं, जो शोध करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके सामने वो तथ्य मौजूद होते हैं, उसे उसमें से अपनी सूक्ष्म एवं विज्ञान द्वारा नवीन को उद्घाटित करते हैं, नवीन विज्ञान को उद्घाटित करते हैं, ठीक है। जो शोधार्थी वह नवीन विज्ञान को उद्घाटित करता है, उद्घाटन करता है, ठीक है। आपका उसके बाद देखिए बोलेगा कि शोध प्रबंध की विशेषताएं का वर्णन करें, ठीक है। लिखिएगा शोध प्रबंध के अर्थ क्या है और शोध प्रबंध की विशेषताएं और इसके चरण का वर्णन करें। तो काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुँचा दे, ताकि आपके भी दोस्त देखकर अच्छे मार्क्स ला सके प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। देखिए पहला इसकी विशेषता क्या होता है? यह एक स्वतंत्र कार्य होता है, यह एक स्वतंत्र कार्य होता है, किसी से बंधा हुआ नहीं रहता है। अर्थात किसी भी नए विषय पर ज्ञान अथवा प्राप्त जानकारी या ज्ञान में ही और अधिक जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने हेतु किया जाता है। क्या बोला गया? कि यह एक स्वतंत्र कार्य होता है, लेकिन स्वतंत्र कार्य होता है, लेकिन किसी भी विषय या ज्ञान अथवा प्राप्त जानकारी या ज्ञान में ही, क्या ज्ञान में ही अधिक जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। जो एक जानकारी है उसमें से उसी जानकारी से नए नए ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान को नए ज्ञान उसमें देखते हैं कि क्या क्या बातें को और संग्रहित इसमें किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह शोधकर्ता के विस्तृत ज्ञान तथा समझ को दर्शाता है। यह शोधकर्ता के जो विस्तृत ज्ञान है, समझ को दर्शाता है। अब नए ज्ञान, मान लीजिए हमें किसी भी विषय पे शोध करने के अवसर मिला है, तो उस विषय पे नए हम चीज़ का उससे अन्वेषण करेंगे, उससे निकालने का प्रयास करेंगे, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे विस्तृत ज्ञान की समझ तो दर्शाता होगा। इसमें से कम 35 संदर्भ और अधिकतम से 100 संदर्भ शामिल, कम से कम 35 संदर्भ और अधिकतम 100 संदर्भ शामिल होते हैं, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक दोनों दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्या? यह विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह शैक्षणिक विज्ञान की बुद्धि में सहायक होता है, या शैक्षणिक विज्ञान की बुद्धि में सहायक होता है, क्योंकि नया आप विज्ञान की खोज करते हैं, क्यों कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो फ्रेश है, इसलिए आप शैक्षणिक विज्ञान में वृद्धि में सहायक करते हैं। इसमें उच्च स्तर की संवाद सम्मिलित होती है। आपके पास अगर ज्ञान है तो आप अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से उस बातों को रख सकते हैं। नए उच्च स्तर की संवाद सम्मिलित होते हैं, तभी आपसे कोई भी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि आप अच्छे से बात करें, तो आपका कहीं ना कहीं नाम होगा कि इस लड़के ने बहुत अच्छे से हमारे साथ वार्तालाप किया था प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वास्तविक या मौलिक कार्य अथवा मौलिक शोध का प्रदर्शन करता है। क्या? ये वास्तविक होता है, मौलिक कार्य तथा मौलिक शोध का प्रदर्शन करता है। यह एक शैक्षणिक शोध कार्य होता है, यह एक शैक्षणिक शोध कार्य होता है। इसमें बात करें, इसमें स्वीकृत या मान्यता प्राप्त शैली का प्रयोग करना आवश्यक होता है। क्या? एक शैक्षणिक कार्य होता है, क्योंकि शैक्षणिक कार्य होने के साथ साथ आप जिस विषय पे शोध कर रहे हैं, उस जो शोध करता है उसे एक गाइड दिया जाता है। उस गाइड के द्वारा उस विषय पर गाइड और जो शोध करता होते हैं उस पर फिर विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श करने के बाद अपने गाइड से अनुमति ली जाती है कि इस विषय पे मैं शोध करना चाहता हूँ सर, उस विषय पे शोध किया जाता है। फिर सर के द्वारा जो गाइड होते हैं उनके द्वारा फिर उसे क्या बोलते हैं, उसे स्वीकृति मिल जाती है कि आप इस विषय पर अब रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। नेक्स्ट है शोध विषय का चयन। देखिए आप जब शोध विषय बना रहे हैं तो उसका चयन कैसे करें? तो अनुसंधान कार्य, देखिए अनुसंधान कार्य का विषय चयन
करते समय सतर्कता रखनी अनिवार्य है। अनुसंधान कार्य का जब चयन करते हैं तो मुझे सतर्क रहना अति आवश्यक होता है, जिसमें से योग्य विषय पसंद होने से कार्य की उपयोगिता और मूल्य बढ़ता है। क्या मान लीजिए कि हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे कौन सा कार्य करना है, तो मुझे ऑफिस में बैठकर मुझे भूमि से संबंधित कार्य करना है, तो मुझे ज्ञान है, ठीक है, मुझे पसंद है उस कार्य को, तो मेरी उपयोगिता बढ़ जाएगी और मेरा महत्व बढ़ जाएगा, तथा किए हुए कार्य को सामाजिक उपलब्धियां होती है। और जब कार्य किए जाते हैं तो उसे सामाजिक बात है, उससे भी उसमें प्रभाव पड़ता है, उपलब्धियां होती है। वैसे तो अनुसंधान का कार्य पुनः पुनः संशोधन ही है। अगर वैसे तो अनुसंधान का कार्य बोले तो पुनः पुनः संशोधन ही है, तो है। फिर भी विषय चयन करते समय निम्न रूप से बातों को ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए हम जब विषय का चयन करते हैं तो मुझे कुछ बातों को ध्यान में रखना। क्या शोध विषय का चयन क्या होता है, तो आपको शोध विषय के चयन में आपको सबसे पहले सतर्क होना चाहिए। सतर्क होने के साथ साथ आप जिससे योग विषय का आप पसंद करते हैं, उस कार्य की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। मान लीजिए आपके काम भूमि से संबंधित है, तो आप उस कार्य को करेंगे क्योंकि उस कार्य में आपकी रुचि अधिक है। तो रुचि अधिक है तो आप उस कार्य को काफ़ी अच्छे से करें, आपकी उपयोगिता और महत्व बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको उसमें बढ़ने के बाद आपको समाज की कुछ न कुछ बातें देखने को मिलेगा, आप दीजिएगा उससे, ठीक है। और आपको शोध करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला बात है कि विषय अनुसंधान करने योग्य होना चाहिए। जो विषय है वो शोध करने लायक होना चाहिए। ये नहीं कि विषय कुछ है कुछ और है, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं और उसका, मान लीजिए मुझे नेट का प्रिपरेशन करना है और आप यूपीएससी के लाइन में चलेंगे, हम नेट के बारे में फुल फील मुझे जानकारी है और यूपीएससी के बारे में जानकारी नहीं है। मान लीजिए ये आपका यूपीएससी है, यूपीएससी, ठीक है, और ये आपका नेट है, ठीक है, NET, ठीक है, ये आपका नेट है। मान लीजिए हमें नेट के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो किसी भी विषय का जो किसी अनुसंधान करने योग्य होना चाहिए। और मान लीजिए जब मुझे जानकारी नहीं है तो हम इसके बारे में अच्छे से कहाँ, इसलिए बोला जाता है किसी भी अनुसंधान करने योग्य होना चाहिए। किसी विषय है वो अनुसंधान योग्य होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका रुचि के अनुरूप विषय का चयन करना। जो आपको नेट वाला समझा है ना अभी कि ये आपका यूपीएससी नेट है, अगर आप में इसमें रुचि, नेट में रुचि है और यूपीएससी में रुचि नहीं है, तो ये आपका शोध अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी रुचि नेट में है ना कि यूपीएससी में है, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। तीसरा आपका है आपका मार्गदर्शन लेना चाहिए, ठीक है। आपका कोई भी जब आप शोध कार्य करते हैं तो किसी से जो गाइड होते हैं उससे आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए कि आपको किसी विषय के लिए या कि सही हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विविध शोध प्रबंध के नमूने रूप में ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जो विधिवत शोध प्रबंध है उसको नमूने के रूप में ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जब आप शोध प्रबंध कहते हैं नमूने के रूप में ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यता अभ्यास समय के खुद के शस्त्र के अनुरूप विषय हो तो अच्छा होता है। मान लीजिए आप कोई भी शोध प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करने के साथ अभ्यास के समय के साथ खुद जो होता है, अभ्यास होता है खुद के शस्त्र के अनुरूप, यानी आपके अनुरूप वो होगा अभ्यास, तो आपके अनुरूप होगा तो विषय होता है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विषय की उपयोगिता पर उपदेयता का ध्यान रखना चाहिए। जो विषय है उसकी जो क्या विषय की क्या उपदेयता है उसके विषय पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूजीसी द्वारा प्रत्न निर्देश को ध्यान में रखते हुए ही शोध कार्य प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। विषय का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विषय की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नियत समय मर्यादा में कार्य पूरा होना चाहिए। और ठीक है, यह सोचना बहुत ही जरूरी। कहने का तात्पर्य ये कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो जो नियत समय दी जाती है उसको, कोई भी पीएचडी वर्क करता है या 3 साल का पीएचडी होता है पीरियड स्टूडेंट या 5 साल का होता है, तो आपको 3 साल के अंदर उसको सबमिट कर देना और यह 5 साल के अंदर सबमिट कर देना है। अगर आप उससे लेट किए तो आपका ये शोध कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। आपको 3 साल या 5 साल के पहले सबमिट कर देना। वो अपने लिमिटेशन तय करते हैं, मुझे 3 साल का पीएचडी करना है या 5 साल का करना है, ठीक है।
संसाधनों की तथा संदर्भ ग्रंथ सामग्री की उपलब्धता पर ध्यान रखनी चाहिए। जो संसाधन है और संदर्भ ग्रंथ सामग्री की उपलब्धता पर भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप शोध प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्यतः समाज एवं समुदाय की परिस्थितियों से परिचित होना चाहिए। जब आप शोध प्रबंध का कार्य करते हैं तो सबसे पहले आपको समाज और समुदाय की परिस्थितियों से आपको उससे परिचित होना चाहिए, आप उससे जानते हो, ठीक है, तभी आप एक अच्छे शोध प्रबंध पे एक अच्छे रिसर्च कर सकते हो। सामाजिक जीवन से संबंधित एवं जन समस्याओं से संबंधित विषय का चयन में मदद करना, और सामाजिक जीवन से संबंधित एवं जन समस्याओं से संबंधित विषय का चयन करने में मदद करता है। शोध प्रबंध निर्माण हेतु व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। शोध प्रबंध जब प्रबंध निर्माण होता है वो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। और देखिए, आपका प्रयोग सिद्ध, ये प्रयोग सिद्ध यहाँ पे होगा, प्रयोग सिद्ध होगा, प्रयोग सिद्ध अध्ययन के संचालन में सहायता प्रदान करना चाहिए, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता की परियोजना रिपोर्ट लिखने की शिक्षार्थियों द्वारा सक्षम बनाना चाहिए प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट, शोध प्रबंध की विशेष उद्देश्य, ठीक है। सबसे पहले इसमें शोध समस्या का निर्माण करना सीखना चाहिए। जब आप शोध समस्या का निर्माण करना सीखेंगे ना तो आपका शोध काफ़ी अच्छी हो जाएगी प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है गहन साहित्य सर्वेक्षण द्वारा शोध हेतु उपयुक्त विषय का चयन करना चाहिए। गहन साहित्य सर्वेक्षण द्वारा शोध हेतु उपयुक्त विषय का चयन करना चाहिए, सही विषय का चयन करना चाहिए। उपकल्पना का निर्माण करने की प्रक्रिया से अवगत होना, जो आपकी शोध प्रबंध है उसमें उपकल्पना के निर्माण की प्रक्रिया से आपको अवगत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिय स्टूडेंट, शोध प्रबंध में शोध प्रारूप की प्रक्रिया को जानना। शोध प्रबंध में शोध प्रारूप की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में आपको जानना होगा। किन किन प्रारूप का वर्णन किया जाता है, किन किन स्टेजों का इसमें लिखा जाता है उसको जानना होगा। निर्देशन प्रारूप निर्धारण को समझना, निर्देशन प्रारूप निर्धारण को समझना। आंकड़ा संकलन की विधि को से अवगत होना, आंकड़ा संकलन होता है उसकी विधि से अवगत होना। प्रोजेक्ट संपादन करना सीखना, जो प्रोजेक्ट होता है उस संपादन करना सीखना होता है। आंकड़ों का विश्लेषण करने का ज्ञान अर्जित करना होता है, ठीक है। जो आंकड़ा है उसके विश्लेषण ज्ञान अर्जित करना होता है। उपकल्पनाओं का प्रशिक्षण करना सीखना, समसामयिकरण का विवेचना करना सीखना, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया। आपको उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना या परिणामों को प्रस्तुतिकरण आदि, निष्कर्ष और औपचारिक लेखन लिखने की कला को सीखना, ठीक है। रिपोर्ट तैयार करना या परिणामों को प्रस्तुतिकरण करना या निष्कर्षों या औपचारिक लेखन लिखने की कला को सीखना, ठीक है। उसके बाद आपका है शोध प्रस्ताव से आशा है कि शोध प्रबंध एक अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय कार्य करने की विधि है। क्या? शोध प्रबंध प्रस्ताव में आशा है कि शोध प्रबंध एक अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय कार्य करने की विधि है जो कि संगठित रूप से एक विषय के बारे में क्रमबद्ध विस्तृत एवं नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करती। क्या? क्रमबद्ध रूप से एक विस्तृत एवं नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करती है। सामान्यतः ऐसे विषय का चयन किया जाता है और सामान्यतः एक ऐसे विषय का चयन किया जाता है जिसे पूर्व से अधिक अध्ययन ना किया गया और पूर्व में अधिक अध्ययन नहीं किया गया हो, अथवा ऐसे समस्या का चुनाव करें जिस पर पूर्व से अध्ययन तो हुआ हो परंतु उस विषय पर शोध का उद्देश्य भिन्न हो। क्या बोला गया है कि जिस पर पूर्व में अध्ययन तो हुआ हो परंतु उस विषय में शोध उद्देश्य भिन्न हो अथवा समस्या का स्वरूप परिवर्तित हो। देखिए, शोध प्रबंध है, उसकी शोध प्रबंध प्रस्ताव, ठीक है, शोध प्रबंध प्रस्ताव का आरंभ किया जाना चाहिए। कैसे? तो आपकी जो अपनी रुचि है, रुचि के शोध विषय का चयन कर, अपने रुचि के अनुसार शोध विषय का चयन करना चाहिए। रिसर्च टॉपिक जो होता है, रिसर्च करना होता है, अपनी रुचि के अनुसार आप रिसर्च टॉपिक को चुनिए तो कहीं ना कहीं आपके जो शोध कार्य होगा काफ़ी अच्छा होगा, उनमें गुणवत्ता होगी, उन पर स्पष्टता होगी, ठीक है, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन केंद्र पर अपनी शैक्षणिक परामर्शदाता और पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। क्या?
अध्ययन केंद्र पर अपने शैक्षणिक परामर्शदाता, ठीक है, जो आपके गाइड होंगे, उससे आपको पर्यवेक्षण से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। क्या सर मैं इस विषय पर शोध कार्य प्रारंभ कर सकता हूं, आपको बताना होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट, पर्यवेक्षक से प्रस्तुति प्राप्त करें। ठीक है, जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो आपके गाइड होते हैं, जब आप परामर्श लेते हैं, उस विषय का चयन करते हैं, चयन करने के बाद आपकी जो गाइड होते हैं उनके पास उस पेपर जाएगा, फिर ये प्रस्तुति पत्र आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद अध्ययन करना आप प्रारंभ कीजिएगा। क्या सबसे पहले आपका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपका जो रिसर्च होगा, आपका जो शोध होगा वो आपके अनुसार होगा। आपके अनुसार टॉपिक बनाएंगे तो आपका शोध कार्य काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद आपका होगा वो परामर्शदाता या पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करना। क्या सर इस विषय में शोध कार्य में प्रारंभ करना चाहता हूँ, क्या इस विषय पे हो विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद पर्यवेक्षक से प्रस्तुति पत्र प्रदान करेंगे। उसके बाद अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। उसका प्रतिवेदन तैयार करेंगे। उसके बाद अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रतिवेदन तैयार करना होगा। उसके बाद अपने पर्यवेक्षक से समय समय पर सलाह एवं मार्गदर्शन प्राप्त करना। जो आपके गाइड होंगे उससे आपको समय समय पर मार्गदर्शन तथा सलाह आपको लेना होगा। शोध प्रबंध प्रस्ताव लिखने के प्रारूप। ठीक है, शोध प्रबंध प्रस्ताव लिखने के क्या प्रारूप है, आपको सबसे पहले शीर्षक का चुनाव करना होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम शोध प्रबंध प्रस्ताव बनाने हेतु एक शोध शीर्षक का चुनाव करना चाहिए जो समसामयिक समस्याओं से संबंधित हो। क्या सबसे पहले आपको शोध प्रस्ताव बनाने समय एक शीर्षक का चुनाव करना चाहिए जो समसामयिक समस्याओं से संबंधित हो, जैसे शिक्षा, आर्थिक रूप से लाभ और पूर्ण कार्यों जो होते हैं उनके द्वारा गली के बच्चों का सशक्तिकरण। जैसे उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं गली के बच्चों का सशक्तिकरण। ठीक है, शिक्षा शीर्षक का चुनाव। दूसरा है उपकल्पना का निर्माण। ठीक है, उपकल्पना का निर्माण, तो शोध परियोजना हेतु समस्या के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए। क्या जो शोध परियोजना हेतु समस्या के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए। प्रिय स्टूडेंट, परिकल्पना मतलब क्या होता है कि आप शोध करने से पहले आपके विचार में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं और शोध करते करते जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उसे हम परिकल्पना कहते हैं। प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। अध्ययन का उद्देश्य, कि इस शोध कार्य का अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो अध्ययन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि उक्त अध्ययन को किए जाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है तथा आप इस अध्ययन को किन उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब आप अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन के पीछे उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन मकसद क्या है। ठीक है, इसको पूर्ति कर, ठीक है, किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है ये आपको लिखना होगा। अध्ययन का उद्देश्य आप ये याद रखिए, जब तक स्टेज आप नहीं याद रखिएगा ना तो आपको शोध प्रबंध लिखने में काफ़ी परेशानी होगी, आप नहीं समझ पाएंगे। हम आप लोग को इसलिए बार बार बोल रहे हैं, आपको गेस्ट पेपर यहाँ पे नहीं मिलेगा पीजे में। ठीक है, आप लोग को खुद से मेहनत करके नोट्स बनाना होगा। हम काफ़ी मेहनत करके आप लोग के लिए ये तैयार कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगता होगा तो भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और काफ़ी टाइम लगता है प्रिय स्टूडेंट नोट्स बनाने में, इसलिए ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लगता है और काफ़ी सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं सिर्फ आप लोग के चलते प्रिय स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का परेशानी हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितना सरल शब्दों में हो सके उतने सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय स्टूडेंट, अध्ययन हेतु प्रयोग प्रविधि। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन में कौन कौन सी शोध प्रविधियां का प्रयोग होंगे। यहाँ पर आपको इन जो प्रयोग हो उनमें की जाने वाली विधियों को स्पष्ट रूप से विस्तार से वर्णन करना होगा। कहने का अध्ययन प्रयोग विधि, यानी जब आप अध्ययन करेंगे तो कौन सी प्रयोग विधि का वर्णन करेंगे उसका यहाँ पे आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है प्रिय स्टूडेंट। नेक्स्ट है शोध। ठीक है, आपका शोध है तो शोध प्रविधि में कौन सी शोध का प्रयोग करेंगे जो आपके शोध कार्य की प्राकृतिक एवं उद्देश्यों को फलीभूत करेंगे और उसके बारे में चर्चा करना चाहिए एवं परिभाषा देनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है समग्र एवं निर्देशन। ठीक है, समग्र एवं निर्देशन, शोध कार्य का समय एवं निर्देशन क्या होगा इसके बारे में चर्चा करना चाहिए एवं परिभाषा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है
तथ्य एकत्रित करने की तकनीक। शोध अध्ययन में अध्ययन करते हुए दो विधियों का प्रयोग होता है। क्या? शोध अध्ययन करते हुए दो विधियों का प्रयोग होता है। प्राथमिक, एक होता है प्राथमिक और दूसरा द्वितीय। प्राथमिक ये होता है कि जो शोध कार्य होता है प्रश्नावली, अवलोकन, अधिसूची या साक्षात्कार या उसके द्वारा वो व्यक्ति के पास भेज देते हैं प्रश्न, उनके द्वारा पोस्ट कर दिया जाता है ईमेल द्वारा या भेज दिया जाता है, फिर रिटर्न उनको उसी पोस्ट के द्वारा फिर रिटर्न कर दिया जाता है, उसे हम बोल सकते हैं प्राथमिक डाटा। द्वितीय डाटा में होता है प्रिय स्टूडेंट कि द्वितीय डाटा में होता है कि इसे आप पत्रिकाएं, किताब या समाचार पत्र के द्वारा आप कुछ भी इसके माध्यम से एकत्रित किया जा सकता है, इसे स्पष्ट रूप से निरूपण किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है द्वितीय डाटा। ठीक है, उसके बाद सारणीकरण का विश्लेषण और व्याख्या एवं प्रतिवेदन। ठीक है, शोध प्रबंध प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए कि शोध अध्ययन में किस प्रकार की सारणी का प्रयोग करेंगे। आपको तो बताने होगा कि हम अपने शोध में किस प्रकार के सारणी का प्रयोग करेंगे, तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, उनकी व्याख्या कैसे करेंगे, उनका प्रतिवेदन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शोध अध्ययन का अध्यायीकरण। इस शीर्षक के अंतर्गत शोध प्रबंध में कौन कौन से अध्याय होंगे तथा उन अध्यायों में से कौन कौन से तथ्य होंगे वर्णन करना चाहिए। ठीक है, काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं हम जो ये 3 लेसन पढ़ाए ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो उसके अनुसार ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 3 से पक्का है कि 2 क्वेश्चन 110% पूछेगा ही एग्जाम में पीरियड, इसलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। और आप लोग को स्टेज तो आप लोग को इसका जो चरण होगा कैसे कैसे लिखा जाता है, क्या क्या होता है, ये आप लोग को पॉइंट को रटना होगा, रटने के बाद आप लोग को लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत शोध प्रबंध प्रस्ताव तैयार कर पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना चाहिए तथा पर्यवेक्षक के अनुमोदन के पश्चात अपना शोध कार्य शुरू करना चाहिए। जो जितना स्टेज थे उसको ये एक चार्ट बनेगा, मान लीजिए ऐसे करके एक चार्ट बनता है। ठीक है, इसमें हर एक पॉइंट को यहाँ पे लिखा जाता है, हर एक पॉइंट को दर्शाया जाता है। उसके बाद जो आपको गाइड होते हैं, मान लीजिए कि ये आपके गाइड है। ठीक है, ये आपके गाइड है, ये फिर जो ये आपका जो पेपर है, इस पेपर को इस गाइड के पास भेजा जाता है। ये गाइड फिर इस पेपर को देखते हैं, क्या इस पेपर को देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट आप इस लाइन में क्या क्या दर्शाए हैं, क्या आपके शोध कार्य इससे अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो इस शोध कार्य में हम जो मांग रहे हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उस देखते हैं, तब आपको फिर वे अनुमोदन पत्र जो गाइड होते हैं वो अनुमोदन पत्र देते हैं कि नहीं ये आपका शोध कार्य अब प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, शोध प्रबंध हेतु प्रारूप। ठीक है, शोध प्रबंध लिखने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि अध्यायीकरण के अनुसार प्रतिवेदन किया जाए। इस प्रकार शोध प्रबंध तैयार करना हेतु अग्रलिखित शीर्षक दिए जा रहे हैं। ठीक है, अग्रलिखित शीर्षक दिए। सबसे पहले शोध प्रबंध लिखने समय सबसे पहले प्रस्तावना होता है। क्या? सबसे पहले प्रस्तावना होता है। आप लोग को हम बताए थे कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। प्रस्तावना में ये होता है कि आप जो शोध प्रबंध कर रहे हैं उसकी प्रस्तावना में आप लोग को उसके बारे में आप लोग को एकदम संक्षिप्त विवरण देना होगा। आप पुस्तक पलट कर देखिए, पुस्तक में भी प्रस्तावना लिखा रहता है कि आपको प्रस्तावना देखने से ही पता चल जाएगा कि हमारे इस बुक में क्या क्या वर्णन किया है। देखिए इसमें लिखा गया है, इसमें शोध अध्ययन शीर्षक से संबंधित तथ्यों को विस्तृत रूप से लिखना चाहिए तथा जो साहित्य जहां से लिए गए हैं उनका भी संदर्भ सूची से वर्णन करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शोध अध्ययन की उपयुक्त उद्देश्य। ठीक है, जो शोध अध्ययन के उसके उपयुक्त उद्देश्य है, इनमें से शोध अध्ययन के उद्देश्य तथा उपयोगिता का स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य एवं पुनर्विलोकन। शोध अध्ययन के प्रतिवेदन में साहित्य पुनर्विलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है। शोध अध्ययन प्रतिवेदन से पूर्व हुए अध्यायों का वर्णन सांख्यिकी तथ्यों के साथ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शोध प्रविधि। शोध प्रविधि में यह है कि शोध अध्ययन प्रतिवेदन में विस्तृत रूप से शोध प्रविधि का वर्णन करना चाहिए। ठीक है, जिसमें से शोध प्ररचना एवं शोध निर्देशन तथा तथ्यों की एकीकरण के बारे में भी वर्णन किया जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो लंबा होने से मत देखिए, सिर्फ आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, अगर बताने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगता होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदाताओं का पार्श्व चित्र। इस अध्ययन में से जो शोध होते हैं उससे संबंधित तथ्यों के आधार पर उत्तरदाताओं का पार्श्व चित्र जो चित्र होता है उसे देना चाहिए, जिसे चित्र ग्राफों का भी प्रयोग किया जाता है। क्या इसमें ग्राफ का भी प्रयोग किया जाता है? मान लो कोई चित्र दिए हैं तो ऐसे ग्राफ के द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तरदाताओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। इस अध्याय में उत्तरदाताओं से संबंधित उन सभी तथ्यों का वर्णन करना है जो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से संबंधित, क्या जो उनकी जो शोध करता होते आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से भी उसे दर्शाना, सामाजिक स्थिति को भी संबंधित होना चाहिए, ठीक है। उत्तरदाताओं की समस्याओं एवं उनके सुलझाव। इस अध्याय में उत्तरदाताओं की समस्याओं का वर्णन किया जाता है, ठीक है, वर्णन किया जाता है, उनके सुलझाव को भी स्थान दिया जाता है, वर्णन किया जाता है, साथ साथ उनके सुलझाव को भी स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। इसके अंतर्गत शोध अध्ययन में महत्वपूर्ण तथ्य, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया जाना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष में जो महत्वपूर्ण होते हैं मेन पॉइंट उसको दिया जाता है, जिसे शोध अध्ययन की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जानी चाहिए। मान लीजिए कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आप लोग को उस लिखने जो एक पैराग्राफ लिखे उस निष्कर्ष के तौर पर उससे जो मेन पॉइंट होता है उसको निकाल कर लिखते हैं, उसी को निष्कर्ष कहते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची, ठीक है। शोध प्रबंध में तथ्य की द्वितीय स्रोतों से लिए जाते हैं, उनका वितरण, उनका जो विवरण होता है उस संदर्भ सूची में देना चाहिए, ठीक है। जहां से भी जो चीज लिया गया उसका संदर्भ सूची में उसका विवरण देना चाहिए। इस तरह ये आपका लेसन समाप्त हो गया। अब मुझे जो भी पेपर में मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन की आने की संभावना, हर एक पेपर हम कराएंगे प्रिय स्टूडेंट, आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। आप लोग को KVB स्टडी ग्रुप पे हर एक जो आप लोग का पेपर है, पेपर में जो लेसन है उसका हर एक सोल्यूशन आप लोग को KVB स्टडी ग्रुप में मिल जाएगा और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वही लेसन को पढ़ाएंगे। अगर हम जिस लेसन को छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता 50-50% है। जो 100% गारंटी देता है वही हम लेसन को बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह ये आपका लेसन समाप्त हो गया। हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, ठीक है। फिर जय हिंद, जय भारत।